पुनर्जनन का अर्थ है जो हमसे छीना गया है उससे थोड़ा पीछे जाना, और अभी जाहिर है स्कूलों में हमारी भाषा, संस्कृति और इतिहास पढ़ाया जा रहा है। वर्षों से रक्त समूह ओ की उत्पत्ति ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को समान रूप से हैरान कर रखा है। यह एक आनुवंशिक रहस्य है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। अनगिनत सिद्धांतों ने यह समझाने की कोशिश की है कि यह रक्त समूह इतना आम कैसे हो गया, खासकर अमेरिका के मूल निवासियों के बीच। लेकिन पूरी कहानी अभी भी अनसुलझी ही रही है। फिर 2025 में सब कुछ बदल गया। नई खोजों ने पुरानी मान्यताओं को चकनाचूर कर दिया और प्राचीन प्रवासों, आश्चर्यजनक मुलाकातों और गहरे आनुवंशिक संबंधों की एक जटिल कहानी का खुलासा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैज्ञानिकों ने टाइप ओ रक्त के बारे में ऐसा क्या खोजा जिससे सदियों पुराना यह रहस्य आखिरकार सुलझ गया। आइए उस अभूतपूर्व खोज में गहराई से उतरें जो मानव इतिहास की कहानी को फिर से लिख रही है, हमारी नसों में छिपा एक प्राचीन सुराग। 15वीं शताब्दी में उपनिवेशवादियों द्वारा दुनिया का नक्शा बदलने से बहुत पहले मानव इतिहास का एक शांत लेकिन शक्तिशाली प्रतीक लाखों लोगों की रगों में बह रहा था। यह सोना, जमीन या भाषा नहीं थी, यह खून था, और वह भी कोई साधारण खून नहीं। रक्त का प्रकार ओ, टाइप ओ। अमेरिका के मूल निवासियों में यह रक्त अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यह रक्त केवल ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ही नहीं, बल्कि मानवता के सबसे पुराने और सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक को भी अपने साथ लिए घूमता है। यह दुनिया का सबसे आम रक्त समूह है। फिर भी अमेरिका के कुछ हिस्सों में यह लगभग एकमात्र रक्त समूह है। कुछ स्वदेशी आबादी में 100% तक लोगों में यह रक्त समूह पाया जाता है। जीव विज्ञान में इस तरह की शुद्धता दुर्लभ है। वैज्ञानिकों को न सिर्फ इसमें दिलचस्पी है, बल्कि वे हैरान भी हैं, क्योंकि टाइप ओ न सिर्फ आम है, बल्कि इसमें उत्परिवर्तन की संभावना भी सबसे कम है। यह बदलाव का प्रतिरोध करता है। यह आसानी से अन्य रक्त प्रकारों के साथ नहीं घुल मिल पाता। यह रक्त जगत का बाहरी हिस्सा है जो चुपचाप अपना अस्तित्व बनाए रखता है, जबकि बाकी सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूमता है। रक्त समूह सिर्फ एक पहचान चिन्ह नहीं है, यह हमारी जैविक संरचना का अभिन्न अंग है। मानव रक्त को 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: ए, बी, AB और O। इनमें अंतर मुख्य रूप से एंटीजन के कारण होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद प्रोटीन और शर्करा होते हैं। टाइप ए में A एंटीजन होते हैं, टाइप बी में B एंटीजन होते हैं, AB में दोनों होते हैं और O में कोई भी नहीं होता। यही कमी टाइप O को खास बनाती है। इन एंटीजनों के बिना O रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होने की संभावना कम होती है। इसीलिए इसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। आपातकालीन स्थितियों में यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रक्त समूह है, क्योंकि यह अन्य रक्त समूहों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। लेकिन टाइप O रक्त समूह सिर्फ जान बचाने तक ही सीमित नहीं है। इसके कुछ विकासवादी फायदे भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि O ब्लड ग्रुप वाले लोग कुछ बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी रहे होंगे। यहां तक कि इस बात के भी प्रमाण हैं कि यह मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि यह बात अमेरिका की तुलना में अफ्रीका के लिए अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है, फिर भी यह इस बात का संकेत देती है कि टाइप O अन्य प्रकारों के लुप्त हो जाने के बावजूद क्यों बचा रहा। जब शोधकर्ता दुनिया भर में रक्त प्रकारों के वितरण का अध्ययन करते हैं,
तो उन्हें एक विचित्र बात पता चलती है। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका के स्वदेशी समूहों में अधिकतर टाइप ओ रक्त पाया जाता है। कुछ जनजातियों में इसकी आवृत्ति 90% या उससे अधिक है। वैश्विक औसत लगभग 62% है। यह कोई मामूली अंतर नहीं है। यह विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसका कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत प्रमुखता से सामने आता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले हिमयुग के दौरान मनुष्यों के छोटे छोटे समूह साइबेरिया से उत्तरी अमेरिका में बेरिंगिया नामक एक भूपुल को पार करके प्रवास कर गए थे। यदि उन समूहों में अधिकतर रक्त समूह ओ था और वे पीढ़ियों तक अलग थलग रहे, तो यह स्वाभाविक है कि रक्त समूह ओ प्रमुख बन गया। अलगाव यहां एक बड़ी भूमिका निभाता है। हजारों वर्षों तक अमेरिका के लोग शेष विश्व से कटे रहे। कोई नया रक्त समूह शामिल नहीं किया गया, न ही बाहरी मिश्रण हुआ। इससे टाइप ओ जीन पूल बरकरार रहा और अत्यधिक केंद्रित बना रहा। पर्यावरण में जीवित रहना और रक्त। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ अलगाव से कहीं अधिक कारण हैं। टाइप ओ रक्त ने प्रारंभिक अमेरिकियों को कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद की होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, वहां टाइप ओ रक्त वाले लोगों को शायद थोड़ा फायदा मिला होगा। उनके रक्त में दबाव में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता बेहतर हो सकती थी। जीवित रहने का यह लाभ, भले ही छोटा हो, समय के साथ बहुत बड़ा अंतर ला सकता था। कठिन परिस्थितियों में मामूली आनुवंशिक लाभ भी पूरी आबादी को प्रभावित कर सकते हैं। यह देखना कि रक्त समूह सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं, किसी प्राचीन यात्रा मानचित्र को देखने जैसा है। अफ्रीका में, जहां माना जाता है कि मनुष्यों का सर्वप्रथम विकास हुआ, रक्त समूह ओ व्यापक रूप से पाया जाता है। जैसे जैसे लोग यूरोप और एशिया में प्रवास करते गए, रक्त समूह ए और बी जैसे अन्य रक्त समूह अधिक आम होते गए। टाइप ए ने पश्चिमी यूरोप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। टाइप बी का उदय मध्य और पूर्वी एशिया में हुआ। यह बदलाव आकस्मिक नहीं था। यह हजारों वर्षों में विकसित हुए नए वातावरण, खान पान और शायद सामाजिक परिवर्तनों को भी दर्शाता है। जब प्राचीन मानव पहली बार अमेरिका पहुंचे, तो वे अपने साथ केवल औजार या शिकार करने का कौशल ही नहीं लाए थे। वे अपने साथ कुछ और भी अधिक शक्तिशाली चीज लाए थे। वे रक्त ले जा रहे थे, विशेष रूप से टाइप ओ जीन वाला रक्त, जो अंततः पूरे महाद्वीपों के आनुवंशिक परिदृश्य पर हावी हो जाएगा। समय के साथ यह जीन न तो लुप्त हुआ और न ही पतला हुआ। यह और अधिक मजबूत और व्यापक होता गया, और आज भी यह पूरे अमेरिका में स्वदेशी आबादी में सबसे स्थिर आनुवंशिक चिन्हों में से एक है। एक बार जब ये प्रारंभिक समुदाय बस गए, तो बाहरी लोगों के साथ उनका संपर्क लगभग शून्य हो गया। नए समूहों के आगमन के अभाव में नए आनुवंशिक लक्षणों का प्रसार धीमा हो गया। उस अलगाव ने एक टाइम कैप्सूल की तरह काम किया। आबादी में कोई नया वेरिएंट न मिलने के कारण टाइप ओ ब्लड स्थिर रहा। फिर प्रकृति ने बाकी काम कर दिया। कुछ बीमारियों और पर्यावरणीय चुनौतियों ने जनसंख्या पर इस तरह दबाव डाला होगा, जिससे टाइप ओ रक्त वाले लोगों को फायदा हुआ होगा। समय के साथ टाइप ए या बी रक्त वाले लोगों को संभवतः अधिक स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ा, या उनके जीन अगली पीढ़ी में जाने की संभावना कम हो गई। परिणाम स्वरूप टाइप ओ रक्त वाले लोग न केवल जीवित रह पाए, बल्कि उनका अस्तित्व भी बना रहा। यह प्रमुख बन गया। दुनिया भर के अन्य दूरस्थ समूहों में भी विशिष्ट रक्त समूहों की उच्च दर पाई जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रशांत द्वीपों में लोगों में अलगाव और प्रवास से जुड़े मजबूत पैटर्न भी दिखाई देते हैं।
लेकिन अमेरिका को जो बात अलग बनाती है वह है टाइप ओ रक्त की व्यापक उपस्थिति। किसी अन्य क्षेत्र में इतने विविध वातावरणों में, बर्फीले उत्तर से लेकर आर्द्र अमेज़न तक, इतनी अधिक संख्या में रक्त की उपस्थिति नहीं है। इस तरह का प्रभुत्व न केवल अस्तित्व के बारे में, बल्कि पश्चिमी गोलार्ध में प्रवासन और अनुकूलन किस प्रकार विकसित हुए, इस बारे में भी प्रश्न उठाता है। ब्लड ग्रुप ओ की कहानी हिमयुग से शुरू होती है, जब लोग एशिया से अमेरिका की ओर पलायन कर रहे थे। संभवतः बेरिंग जलडमरू मध्य में स्थित एक भूपुल के पार वे अपने साथ कुछ सीमित आनुवंशिक लक्षण लेकर आए थे। उनमें से एक ब्लड ग्रुप ओ का जीन था। हजारों वर्षों में वह जीन महाद्वीपों के हर कोने में फैल गया। कुछ वैज्ञानिक इसे महज एक विशेषता नहीं, बल्कि अनुकूलन का प्रतीक मानते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आदि मानवों में अपरिचित क्षेत्र में जीवित रहने की क्षमता थी। आंकड़ों में प्रमाण मौजूद हैं। 1980 के दशक में एरिज़ोना के शोधकर्ताओं ने मूल अमेरिकी समुदायों पर एक बड़ा अध्ययन किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। 99% प्रतिभागियों का ब्लड ग्रुप ओ था। यह केवल एक स्थानीय घटना नहीं थी। बाद में कनाडा से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के समुदायों में ब्लड ग्रुप ओ की उच्च दर पाई गई। वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश शुरू की कि यह विशेष प्रकार इतना व्यापक क्यों हो गया। इसका उत्तर प्राकृतिक चयन की ओर इशारा करता है। कठोर वातावरण में रहने का मतलब था लगातार नए खतरों का सामना करना। बीमारियां, भोजन की कमी, मौसम की चरम स्थितियां, ये कभी कभार होने वाली समस्याएं नहीं थीं। ये जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थीं। रक्त समूह ओ के कुछ फायदे हो सकते थे। इसमें ए और बी एंटीजन की कमी के कारण संभवतः कुछ संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती थी। यही कारण हो सकता है कि इस रक्त समूह के लोगों को विशेष रूप से महामारी या पर्यावरणीय तनाव के समय जीवित रहने में मदद मिली हो। जैसे जैसे समुदाय महाद्वीप के भीतरी हिस्सों में फैलते गए, ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों को अनुकूलन में आसानी हुई होगी। पीढ़ियों दर पीढ़ियों इसने एक चक्र बना दिया। ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग जीवित रहे, संतान उत्पन्न की और अपनी रक्त श्रेणी को बार बार अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे। धीरे धीरे जीन पूल में रक्त समूह का झुकाव ओ रक्त समूह की ओर और भी अधिक बढ़ता गया। ओ रक्त समूह केवल सहनशीलता की कहानी ही नहीं कहता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लोग आपस में कैसे जुड़े रहे। हजारों मील की दूरी और अनगिनत पीढ़ियों के बीच यह साझा रक्त समूह स्वदेशी समुदायों के बीच एक शांत धागे की तरह जुड़ा रहा। यह साझा इतिहास का एक जैविक संकेत बन गया, जिसकी पुष्टि आधुनिक डीएनए अनुसंधान ने कर दी है। आनुवंशिक विश्लेषण में हुई प्रगति ने वंशों और प्रवासन के पैटर्न का अविश्वसनीय सटीकता से पता लगाया है, जो सभी अमेरिका में मानव जीवन के आरंभिक दिनों की ओर इशारा करते हैं। यह इतिहास आनुवंशिकी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चिकित्सा में रक्त समूह ओ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से आपातकालीन चिकित्सा में। अस्पताल मुख्य रूप से रक्त समूह ओ, विशेषकर ओ नेगेटिव रक्त पर निर्भर करते हैं, जिसका उपयोग किसी भी रोगी के रक्त समूह की परवाह किए बिना किया जा सकता है। यही कारण है कि शल्य चिकित्सा, आघात के मामलों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसी कोई भी स्थिति जहां डॉक्टरों के पास इलाज शुरू करने से पहले मरीज का ब्लड ग्रुप जांचने का समय न हो। हालांकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उतना आम नहीं है, फिर भी कई मामलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जहां मरीज में RH फैक्टर पॉजिटिव हो। इन्हीं विशेषताओं के कारण दोनों प्रकार के ब्लड ग्रुप की मांग लगातार बनी रहती है। समस्या यह है
कि कई आदिवासी समुदायों में जहां रक्त समूह ओ की संख्या अधिक होती है, अक्सर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। रक्तदान कम होता है और आपूर्ति श्रृंखलाएं दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती। इससे एक निराशाजनक विरोधाभास उत्पन्न होता है। रक्त समूह मौजूद तो है, लेकिन जरूरत के समय हमेशा उपलब्ध नहीं होता। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है। इसे किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है, जो आपात स्थितियों में जीवन रक्षक साबित होता है। लेकिन इस विशेष क्षमता के कारण एक बड़ी समस्या भी उत्पन्न होती है। इसकी मांग हमेशा बहुत अधिक रहती है। दुनिया भर के अस्पताल सर्जरी, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इस पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब है कि निरंतर आपूर्ति बनाए रखना मुश्किल है और अक्सर कमी हो जाती है। दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियां इस संतुलन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं। उन्हें आकस्मिक आपात स्थितियों के लिए पर्याप्त मात्रा में टाइप ओ रक्त तैयार रखना होता है। साथ ही साथ दैनिक चिकित्सा आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। यह दबाव निरंतर बना रहता है और इसका असर अस्पतालों और ब्लड बैंकों के दैनिक कामकाज पर पड़ता है। विश्व भर में चुनौतियां। रक्त समूह ओ का महत्व रक्त आधान में इसके उपयोग से कहीं अधिक है। शोधकर्ताओं को पता चल रहा है कि रक्त समूह किसी व्यक्ति में कुछ बीमारियों के होने की संभावना को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, ओ रक्त समूह वाले लोगों में हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। साथ ही अन्य रक्त समूहों वाले लोगों की तुलना में संक्रमण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी अलग हो सकती है। यदि वैज्ञानिक रक्त समूह और रोग के बीच संबंध को पूरी तरह समझ लें, तो इससे डॉक्टरों द्वारा बीमारी की रोकथाम और उपचार के चुनाव के तरीकों में बदलाव आ सकता है। इससे आनुवंशिकी के आधार पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल का मार्ग प्रशस्त होगा, न कि केवल लक्षणों के आधार पर। रक्त समूह ओ सभी आबादी में समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ क्षेत्रों में इस रक्त समूह के लोगों की संख्या कम है और सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं वाले क्षेत्रों में तो रक्तदान पाना और भी मुश्किल हो जाता है। इससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। क्या किसी व्यक्ति का जीवन उसके निवास स्थान या जन्म के समय मिले रक्त समूह पर निर्भर होना चाहिए? इस समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञ रक्तदान दर बढ़ाने, रक्त के भंडारण और वितरण में सुधार करने और देशों के बीच मजबूत साझेदारी बनाने का सुझाव देते हैं। ये कदम अंतर को कम करने और चिकित्सा संकट में सभी को बेहतर मौका देने में मदद कर सकते हैं। वैज्ञानिक पहले से ही इन चुनौतियों से निपटने के नए तरीकों पर काम कर रहे हैं। वे कृत्रिम रक्त, बेहतर रक्त परीक्षण उपकरण और यहां तक कि जीन संपादन पर भी शोध कर रहे हैं। लेकिन इन प्रगतियों के बावजूद टाइप ओ रक्त फिलहाल आपातकालीन देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। समय और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण वास्तविक जीवन की स्थितियों में इसके प्राकृतिक गुण अभी भी बेजोड़ हैं। टाइप ओ रक्त के महत्व का एक और कारण है, और यह अतीत से जुड़ा है। कई मूल अमेरिकी समुदायों, विशेषकर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कठिन वातावरण में रहने वालों में रक्त समूह ओ की दर बहुत अधिक है। इससे शोधकर्ताओं के मन में यह सवाल उठा है कि क्या इस रक्त समूह ने विकासवादी लाभ प्रदान किया? एंडीज जैसे स्थानों में जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, लोगों को जीवित रहने के लिए अनकोएं या अनुकूलन करना पड़ा। पीढ़ियों के दौरान उनके शरीर में बदलाव आए। इनमें से कई लोगों का ब्लड ग्रुप ओ था, जो इस ब्लड ग्रुप और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में जीवित रहने की क्षमता के बीच
संभावित संबंध का संकेत देता है। एक सिद्धांत के अनुसार ओ ब्लड ग्रुप अन्य ब्लड ग्रुप की तुलना में थोड़ा पतला होता है। पतला रक्त शरीर में अधिक आसानी से प्रवाहित हो सकता है और ऑक्सीजन को अधिक कुशलता से पहुंचा सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इससे काफी फर्क पड़ सकता है। कुछ सबूत यह भी बताते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग कुछ बीमारियों से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों में गंभीर मलेरिया होने की संभावना कम होती है। हालांकि कोलंबस पूर्व अमेरिका में मलेरिया एक बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन यह विचार इस मान्यता का समर्थन करता है कि ए और बी एंटीजन की कमी अन्य प्रकार के संक्रमणों से लड़ने में भी सहायक हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि रक्त समूह चयापचय को प्रभावित कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों का खान पान बहुत भिन्न था। कुछ समुद्री भोजन पर ध्यान केंद्रित करते थे, तो कुछ मक्का या मांस पर। शोध से पता चलता है कि टाइप ओ रक्त उच्च प्रोटीन और उच्च वसा वाले आहार को पचाने के लिए बेहतर अनुकूल हो सकता है, जैसे कि प्रारंभिक शिकारी संग्रहकर्ता समाजों में पाए जाते थे। घनिष्ठ स्वदेशी समूहों में एक साथ काम करना आवश्यक था। प्रसव संबंधी आपात स्थितियों या चोटों के दौरान टाइप ओ वाले व्यक्तियों को शायद चुपचाप अधिक महत्व दिया जाता था। सार्वभौमिक दाता होने के नाते वे सटीक मिलान की आवश्यकता के बिना दूसरों की मदद कर सकते थे। इससे शायद उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ हो या परिवार बसाने की उनकी संभावनाएं बढ़ी हों, जिससे समय के साथ उनका रक्त समूह अधिक सामान्य हो गया हो। बेशक, कोई एक सिद्धांत हर बात की व्याख्या नहीं करता। यह लाभ संभवतः कई कारकों के संयोजन से प्राप्त हुआ होगा। पर्यावरण, आहार, बीमारियां और समुदाय की आवश्यकताएं। लेकिन ये पैटर्न इतने मजबूत हैं कि वैज्ञानिकों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। रक्त संबंध के माध्यम से वंश का पता लगाना। आज की दुनिया में आनुवंशिकी वंश के बारे में जानने का एक शक्तिशाली साधन बन गई है। रक्त समूह और डीएनए का अध्ययन करके शोधकर्ता प्राचीन आबादी के आवागमन और विकास का पता लगा सकते हैं। यह विशेष रूप से मूल अमेरिकी समूहों के लिए उपयोगी रहा है, जहां कई लोगों के पास अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। डीएनए तकनीक ने कई कहानियों की पुष्टि करने में मदद की है। कुछ मामलों में इससे परिवार के नए संबंध भी सामने आए हैं। इस तरह की जांच से व्यक्ति को अपनी विरासत से गहरा जुड़ाव महसूस होता है, खासकर मूल निवासी समुदायों के लिए, जहां भूमि, परिवार और इतिहास का बंधन अत्यंत व्यक्तिगत होता है। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध मूल निवासी नेता सिटिंग बुल के परिवार ने डीएनए परीक्षण के माध्यम से अपने वंश की पुष्टि की। इससे पता चलता है कि आधुनिक विज्ञान किस प्रकार सांस्कृतिक पहचान को सहारा दे सकता है और उसे संरक्षित कर सकता है। कुछ आनुवंशिक चिह्न केवल मूल अमेरिकी समूहों में ही पाए जाते हैं। ये चिह्न सीधे महाद्वीप पर रहने वाले पहले लोगों से जुड़ते हैं, जिससे उनकी संतानों को अपनी पहचान और इतिहास की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलती है। इन चिह्नों का अध्ययन करके शोधकर्ता यह भी सीखते हैं कि लिखित इतिहास से बहुत पहले लोग कैसे स्थानांतरित हुए, कैसे अनुकूलन किया और कैसे समाज का निर्माण किया। और व्यक्तियों के लिए यह ज्ञान केवल विज्ञान नहीं है, यह उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक दुनिया में जब यूरोपीय लोग डीएनए परीक्षण के माध्यम से अपने मूल पूर्वजों की खोज शुरू करते हैं, तो यह महज एक मनोरंजक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं रह जाता। कई लोगों के लिए यह अपने उस हिस्से को खोजने का प्रयास है जिसे इतिहास ने मिटाने की कोशिश की थी। यह महज जिज्ञासा नहीं है, यह एक भावनात्मक सफर है
जिसमें उपनिवेशवाद द्वारा चुप करा दी गई पहचान, भाषा और संस्कृति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। डीएनए अब लोगों को उन संबंधों को फिर से जोड़ने में मदद कर रहा है जिन्हें कभी हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया गया था। जो लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे आज के मूल निवासी समुदायों में कैसे फिट होते हैं, उनके लिए यह जुड़ाव केवल प्रतीकात्मक नहीं है। यह गहरी सांस्कृतिक भागीदारी की शुरुआत हो सकती है, जिसमें पैतृक भाषाएं सीखना, परंपराओं में भाग लेना और उस व्यापक मूल निवासी पहचान से पुनः जुड़ना शामिल है जिसे पिछली पीढ़ियों से वंचित रखा गया था। डीएनए के माध्यम से मूल निवासी वंश की खोज के वास्तविक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। कुछ मामलों में यह व्यक्तियों को स्वदेशी लोगों को दिए गए कुछ अधिकारों, संसाधनों और मान्यता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह महज अमूर्त लाभ नहीं है, ये जीवन, अवसरों और यहां तक कि कानूनी स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण लियो लपॉइंट हैं। उनके डीएनए परिणामों ने उस बात की पुष्टि कर दी जिस पर उनका परिवार लंबे समय से विश्वास करता आ रहा था। वे सिटिंग बुल के प्रत्यक्ष वंशज थे। उस एक वैज्ञानिक परिणाम ने उनके लिए एक व्यक्तिगत खोज और ऐतिहासिक संबंध की सार्वजनिक पुष्टि दोनों का काम किया। उनकी कहानी दर्शाती है कि कैसे यह तकनीक अतीत और वर्तमान को भावनात्मक, सशक्त और गहन मानवीय तरीके से जोड़ती है। लेकिन यह सिर्फ एक सुखद कहानी नहीं है। डीएनए परीक्षण कुछ गंभीर नैतिक प्रश्न भी उठाता है। खोज का रोमांच कभी-कभी आनुवंशिक जानकारी के पीछे की वास्तविकता से ध्यान भटका सकता है। निजता, सहमति और डीएनए डेटा पर नियंत्रण से जुड़े प्रश्न विशेष रूप से स्वदेशी समुदायों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से कई सदियों से शोषण और उपेक्षा का सामना कर चुके हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान केवल डीएनए से ही परिभाषित नहीं होती है। मूल निवासी होने का मतलब सिर्फ कुछ आनुवंशिक विशेषताओं का होना नहीं है। यह समुदाय, संस्कृति, भाषा और साझा इतिहास से जुड़ा है। इसलिए जब लोग अपनी मूल निवासी पहचान का दावा करने के लिए केवल परीक्षण परिणामों पर निर्भर रहते हैं, तो इससे एक पवित्र चीज को व्यावसायिक वस्तु में बदलने का खतरा पैदा होता है। क्रॉफर्ड का डीएनए। हाल ही में हुए एक डीएनए परीक्षण ने वैज्ञानिकों को अपनी गहराई और विस्तार से आश्चर्यचकित कर दिया है। सेलुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मोंटाना के हार्ब में रहने वाले क्रॉफर्ड नामक व्यक्ति के पूर्वजों का पता लगाया है। उन्हें जो मिला है वह पहले की उम्मीदों से कहीं अधिक है और अमेरिका में मानव इतिहास के बारे में हमारी जानकारी को बदल सकता है। हार्ब उत्तर पश्चिमी मोंटाना में 12 लाख एकड़ से अधिक के विशाल क्षेत्र में फैले ब्लैकफीट इंडियन रिजर्वेशन के अंतर्गत स्थित है। ब्लैकफीट नेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी मूल अमेरिकी जनजातियों में से एक है, जिसके 1,77,000 से अधिक सदस्य हैं। कनाडा के अल्बर्टा में ब्लैकफीट समुदाय भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और इतिहास इसे मानव प्रवास और वंश का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। प्रचलित मान्यता यह है कि अमेरिका पहुंचने वाले पहले लोग हजारों साल पहले उत्तरी साइबेरिया से बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके आए थे। लेकिन क्रॉफर्ड के आनुवंशिक परिणाम एक अधिक जटिल कहानी बयां करते हैं। उनके डीएनए से ऐसे पैटर्न सामने आए हैं जो पहले की धारणाओं को चुनौती देते हैं और इस बारे में नए सवाल खड़े करते हैं कि मनुष्य दुनिया भर में कैसे फैले। यह खोज
सिर्फ एक व्यक्ति के पारिवारिक इतिहास से संबंधित नहीं है। यह वैश्विक मानव प्रवास के बारे में हमारी समझ को बदलने वाली नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्रॉफर्ड का ब्लैकफीट नेशन से जुड़ाव इस वैज्ञानिक खोज को एक जीवंत सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान करता है, जो स्वदेशी लोगों की शक्ति और लचीलेपन को दर्शाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां संस्कृतियां और आबादी लगातार बदल रही हैं, एक व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत एक बहुत बड़ी कहानी की झलक दिखाती है, जो हमें मूल अमेरिकी लोगों के गहरे इतिहास से जोड़ती है। क्रॉफर्ड का डीएनए परीक्षण महज एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। यह एक व्यापक पहेली का हिस्सा है, जिसे शोधकर्ता मानव प्रवास और वंश को समझने के लिए सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्रॉफर्ड की आनुवंशिक जड़ों का पता लगाकर वैज्ञानिक सदियों पुरानी जटिल कहानियों को उजागर कर रहे हैं। यह कृति हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास वास्तव में कितना आपस में जुड़ा हुआ है और उन अविश्वसनीय यात्राओं पर प्रकाश डालती है जिन्होंने मानवीय पहचान को आकार दिया है। क्रॉफर्ड की पृष्ठभूमि के बारे में जानकर हम न केवल उनकी विरासत का सम्मान करते हैं, बल्कि सभी लोगों द्वारा साझा किए गए समृद्ध और विविध इतिहास की हमारी समझ को भी गहरा करते हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से मूल अमेरिकी आबादी में टाइप ओ रक्त की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। यह आम बात नहीं थी, लेकिन कभी कभार कुछ परिवारों में दिखाई देती थी। यह कहां से आई? लोक कथाओं में एक दूर देश से आए यात्री की कहानी है। एक अजनबी जिसकी त्वचा गोरी और आंखें नीली थीं, जो बहुत समय पहले जनजातियों के बीच आया था। कुछ लोग उसे भटकी हुई आत्मा मानते थे जो शरण की तलाश में थी। कुछ लोगों ने दबी आवाज में कहा कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया है। उसका आगमन इन समुदायों में टाइप ओ रक्त के पहले मामलों के सामने आने के साथ हुआ। समय के साथ इस अजनबी की कहानी जनजाति के इतिहास का हिस्सा बन गई। कुछ लोगों का मानना था कि वह आशीर्वाद लेकर आता है, जबकि अन्य सोचते थे कि उसका वंश दुर्भाग्य लेकर आता है। असली जवाब पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और समय के साथ छिपा हुआ है। टाइप ओ रक्त का रहस्य आज भी अनसुलझा है। साइबेरिया में स्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील होने के साथ साथ हजारों वर्षों से आनुवंशिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मिलन बिंदु भी रही है। यह संबंध पुरापाषाण युग से शुरू होकर कांस्य युग तक कायम रहा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बैकाल झील के पास रहने वाले लोग आधुनिक मूल अमेरिकी लोगों के पूर्वज हो सकते हैं। यह लोकप्रिय धारणा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि पहले अमेरिकी साइबेरिया से अलास्का तक एक भूमि पुल पार करके महाद्वीप में आए थे, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। 2018 में प्रकाशित नेशनल ज्योग्राफिक के एक लेख ने इस बात पर सवाल उठाए कि मनुष्य पहली बार उत्तरी अमेरिका कैसे पहुंचे। क्या वे बेरिंग जलडमरू मध्य को पैदल पार करके आए, तट के किनारे नाव से यात्रा की, या आर्कटिक की बर्फ को पार किया, या जैसा कि नवाजो जैसी कुछ मूल अमेरिकी जनजातियां मानती हैं, क्या वे हमेशा से यहां थे? ये विभिन्न विचार दर्शाते हैं कि हम अभी भी कितना कुछ नहीं जानते। अपने स्वच्छ जल और अद्वितीय वन्य जीवों के साथ बैकाल झील भी मानव इतिहास के गहरे रहस्यों को समेटे हुए है। पुरातत्वीय खोजों से पता चलता है कि लोग लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से इसके किनारों पर निवास करते थे। आदिमानव भोजन और आश्रय के लिए झील पर निर्भर थे। बाद में बैकाल झील व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बन गई। इस क्षेत्र से प्राचीन मार्ग गुजरते थे, जिससे विभिन्न समूहों को वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता था।
इससे समाजों को अधिक जटिल बनने और उन्नत धातु शिल्प सहित नई तकनीकों को विकसित करने में मदद मिली। बैकाल झील के इतिहास का सबसे रोचक पहलू यह है कि यह हजारों वर्षों से पश्चिम और पूर्व दोनों के लोगों के मिलन का स्थान रहा है। इसके किनारों पर विभिन्न समूह मिले, आपस में घुल मिल गए और अपने जीन साझा किए। आनुवंशिक आदान प्रदान के इस लंबे इतिहास ने न केवल साइबेरिया की बल्कि उससे कहीं दूर की आबादी को भी आकार दिया है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि बैकाल झील का अमेरिका के इतिहास से क्या संबंध है। कुछ लोगों का मानना है कि आदिमानव साइबेरिया से उत्तरी अमेरिका तक बेरिंग जलमरूमध्य में बने एक भूपुल के रास्ते पहुंचे थे। वहीं कुछ अन्य लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं और अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। कुछ का मानना है कि प्राचीन लोग तट के किनारे नाव से यात्रा करते रहे होंगे। कुछ मूल अमेरिकी जनजातियों में यह मान्यता भी है कि उनके पूर्वज हमेशा से यहीं रहते थे। शोधकर्ता साइमन वॉरेल ने इन वैकल्पिक विचारों का गहन अध्ययन किया है। वे बताते हैं कि मानव प्रवास वास्तव में कितना जटिल है। वह लोगों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि मनुष्य विश्व भर में कैसे फैले। बैकाल झील की कहानी केवल प्रवास से कहीं अधिक है। यह इस बारे में भी है कि कैसे लोगों ने बदलते परिवेश के अनुकूल खुद को ढाला, संस्कृतियों को साझा किया और विविध आनुवंशिक वंशों का निर्माण किया। आज भी जैसे जैसे वैज्ञानिक अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बैकाल झील हजारों वर्षों से अस्तित्व और जुड़ाव का एक सशक्त प्रतीक बनी हुई है। डीएनए साक्ष्य बताते हैं कि मूल अमेरिकी और पॉलिनेशियन लोगों ने लगभग 800 वर्ष पूर्व एक दूसरे से संपर्क किया था। यह संपर्क खुले महासागर की विशाल दूरी के पार हुआ था और इसने आज की आबादी में स्पष्ट आनुवंशिक निशान छोड़े हैं। इतिहास का यह पहलू अक्सर उपेक्षित रह जाता है क्योंकि मुख्य कहानी यूरोपीय विजय पर केंद्रित है। यह विचार कि यूरोपीय लोगों के आगमन से बहुत पहले पॉलिनेशियन और मूल अमेरिकी लोगों का समुद्री संपर्क था, वैज्ञानिकों को वर्षों से आकर्षित करता रहा है। इस विचार के समर्थक पॉलिनेशियन पुरातात्विक स्थलों में शकरकंद और लौकी जैसे नए विश्व के पौधों की खोज का हवाला देते हैं। कोलंबस से पहले ये पौधे अमेरिका के बाहर कहीं और नहीं उगते थे। हालांकि कुछ आनुवंशिक अध्ययनों के मिश्रित परिणाम आए, लेकिन हाल के शोध ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया है। वैज्ञानिकों ने कई पोलिनेशियाई द्वीपों के लोगों में मूल अमेरिकी डीएनए के साझा खंड पाए हैं। इससे पता चलता है कि इन समूहों के बीच एक ही मुलाकात हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह हुए और मिश्रित वंश के बच्चे पैदा हुए। सांख्यिकीय अध्ययन भी इसकी पुष्टि करते हैं, जिनसे पता चलता है कि यह घटना लगभग उसी समय घटी जब पॉलिनेशियन लोगों ने पहली बार इन द्वीपों पर बसना शुरू किया था। कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने इस मूल अमेरिकी डीएनए का पता लगाया, जो अब कोलंबिया में है। इस खोज ने मानव इतिहास की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिससे पता चलता है कि लोग कितनी दूर तक यात्रा करते थे और एक दूसरे से जुड़ते थे। 2025 में वैज्ञानिकों ने रक्त समूह ओ के बारे में एक लंबे समय से चले आ रहे प्रश्न का समाधान कर दिया। व्यापक आनुवंशिक शोध के माध्यम से उन्होंने एबीओ जीन समूह के भीतर पहले से अज्ञात विभिन्नताओं की पहचान की। ये विभिन्नताएं टाइप ओ रक्त के विशिष्ट गुणों को स्पष्ट करती हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि इसके एंटीजन प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता और रक्त आधान के दौरान अनुकूलता को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि टाइप ओ रक्त अमेरिका की स्वदेशी आबादी में विशेष रूप से क्यों प्रचलित है। ऐसा प्रतीत होता है
कि इन आनुवंशिक भिन्नताओं ने प्रारंभिक मानव समुदायों को विशिष्ट संक्रामक रोगों के विरुद्ध जीवित रहने का लाभ प्रदान किया। इस लाभ ने संभवतः इन आबादी में टाइप ओ रक्त की व्यापक उपस्थिति में योगदान दिया और उनके विकास और अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानव विकास की हमारी समझ को गहरा करने के अलावा इस खोज के महत्वपूर्ण चिकित्सा निहितार्थ हैं। टाइप ओ रक्त को परिभाषित करने वाली आनुवंशिक विविधताओं के बेहतर ज्ञान के साथ स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रक्त वर्गीकरण की सटीकता में सुधार कर सकते हैं और रक्त आधान की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह शोध टाइप ओ रक्त वाले रोगियों की कुछ संक्रमणों और उपचारों के प्रति प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है, जिससे अधिक व्यक्तिगत चिकित्सा देखभाल संभव हो सकेगी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि टाइप ओ रक्त केवल एक सार्वभौमिक दाता प्रकार नहीं है, बल्कि एक जटिल आनुवंशिक विशेषता है जिसने मानव स्वास्थ्य और इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि आनुवंशिकी और रक्त आधान चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में एक बड़ा कदम है, जो अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास के लिए नए रास्ते खोलती है। रक्त समूह ओ का रहस्य आखिरकार पूरी तरह से सुलझ गया है, जिससे प्राचीन भूमि और विशाल महासागरों तक फैली एक कहानी सामने आई है, जो अप्रत्याशित मुठभेड़ों और विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की कहानियों से भरी है। लेकिन मानव इतिहास की हमारी समझ के लिए इसका वास्तव में क्या अर्थ है? क्या हमारे डीएनए में और भी गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें उजागर किया जाना बाकी है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। जब विरासत एक व्यवसाय बन जाती है, डीएनए परीक्षण की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही इसके व्यावसायिक पहलू पर बहस छिड़ गई है। वंशावली किट अब एक बढ़ते उद्योग का हिस्सा हैं, और कुछ आलोचकों का तर्क है कि कंपनियां आनुवंशिक विरासत को एक उत्पाद में बदल रही हैं। सवाल यह उठता है कि इस जानकारी तक किसकी पहुंच है? इससे किसे लाभ होता है? और क्या इस प्रक्रिया में स्वदेशी लोगों की आवाजों का सम्मान किया जा रहा है? यदि यह तकनीक लोगों को अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने में मदद करने वाली है, तो इसे उन समुदायों का भी सम्मान करना होगा जिनके इतिहास को उजागर किया जा रहा है। अन्यथा डीएनए परीक्षण अतीत की गलतियों को दोहराने का जोखिम उठाता है, मूल निवासियों से बिना कुछ लौटाए उनका शोषण करता है। डीएनए ने केवल हमारे हालिया पूर्वजों को समझने के तरीके को ही नहीं बदला है, इससे प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया भी बदल गया है। लंबे समय से लुप्त हो चुके वंश वृक्षों का पता लगाना अब अधिक सटीक हो गया है, जिससे लोग निएंडरथल और डेनिसोवन जैसे प्रारंभिक मानव रिश्तेदारों के साथ प्रागैतिहासिक संबंधों का पता लगा सकते हैं। डेनिसोवन प्राचीन मनुष्यों की एक रहस्यमय शाखा है, जिसका अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें एक अलग प्रजाति माना जाए या प्रारंभिक मनुष्यों के भीतर एक अलग समूह। हम इतना तो जानते हैं कि डेनिसोवन और निएंडरथल दोनों आधुनिक मनुष्यों के साथ आश्चर्यजनक रूप से कई समानताएं साझा करते हैं, इतनी कि कई शोधकर्ता उन्हें होमो सेपियंस की उपप्रजाति मानते हैं। ये समूह उतने दूरस्थ या आदिम नहीं थे जितना हमने पहले माना था। उनके पास अद्वितीय कौशल, जटिल मस्तिष्क और अपने वातावरण के अनुकूल ढलने की अच्छी क्षमता थी। यह धारणा कि निएंडरथल बुद्धिहीन थे अब विज्ञान द्वारा खारिज की जा रही है। साक्ष्य बताते हैं कि उनके पास उन्नत उपकरण, सामाजिक व्यवहार और संभवतः कला और भाषा भी थी। निएंडरथल कम विकसित होने के कारण विलुप्त नहीं हुए। उनका पतन लगभग उसी समय हुआ जब हमारे पूर्वज होमो सेपियंस सेपियंस पृथ्वी पर फैलने लगे थे। लगभग 40,000 साल पहले
निएंडरथल और डेनिसोवन विलुप्त होने लगे। ऐसा क्यों हुआ? यह आज भी एक बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है, लेकिन इसे समझना इस व्यापक कहानी के लिए आवश्यक है कि आधुनिक मनुष्य पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति कैसे बने। इन सब के बीच डीएनए न केवल अतीत का अध्ययन करने में, बल्कि आज के लोगों को यह समझने में मदद करने में भी अग्रणी भूमिका निभाता है कि वे कौन हैं और उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। यह विज्ञान है, लेकिन यह व्यक्तिगत भी है, और कई मायनों में यह मानवता की कहानी कहने के हमारे तरीके को फिर से परिभाषित कर रहा है। कभी कभी शोध अप्रत्याशित मोड़ ले लेता है। एक अध्ययन जिसका उद्देश्य निएंडरथल लोगों के विलुप्त होने के कारणों का पता लगाना नहीं था, अंततः उनके विलुप्त होने के बारे में नए सुराग प्रदान करता है। निएंडरथल, डेनिसोवन और आधुनिक मनुष्यों के बीच साझा लक्षणों और आनुवंशिक संबंधों का बारीकी से अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने इस बात की नई जानकारी प्राप्त की कि निएंडरथल लोगों के विलुप्त होने का कारण क्या हो सकता है। निएंडरथल लोगों के बारे में सबसे दिलचस्प खोजों में से एक उनकी संस्कृति है। पुरातत्वविदों ने निएंडरथल लोगों में कला, कुशल शिल्प कौशल और यहां तक कि प्रतीकात्मक व्यवहार के संकेत खोजे हैं। ये खोजें उन पुरानी धारणाओं को चुनौती देती हैं जिनमें निएंडरथल लोगों को सरल या कम बुद्धिमान माना जाता था। इसके विपरीत, ये खोजें एक ऐसे समूह को दर्शाती हैं जो जटिल चिंतन और रचनात्मकता में सक्षम था। आनुवंशिक अनुसंधान इस कहानी में एक और पहलू जोड़ता है। आधुनिक मनुष्यों में निएंडरथल डीएनए के अंश पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि दोनों समूह न केवल साथ साथ रहते थे, बल्कि उनके बीच प्रजनन भी हुआ था। इस परस्पर क्रिया ने संभवतः दोनों समूहों को प्रभावित किया, और आज हम मानव डीएनए में जो विविधता देखते हैं उसमें योगदान दिया। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि निएंडरथल केवल ऐसे आदिम प्राणी नहीं थे जो कमजोर या कम बुद्धिमान होने के कारण विलुप्त हो गए। वे जटिल और अनुकूलनशील रिश्तेदार थे जो हजारों वर्षों तक हमारे पूर्वजों के साथ रहे। मानव विकास में उनकी भूमिका को समझना हमें उस लंबी और उल्लेखनीय यात्रा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है जिसने आधुनिक मनुष्यों को पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति बनाया।